ठीक है। तो लाइट चैप्टर हम लोगों ने किया 10th क्लास का, और बहुत सारी चीज़ें उसमें पढ़े लिखे और किए हैं, उसे करिए। अगला जो चैप्टर 10th क्लास में फिज़िक्स में जो दे रखा है वो है ह्यूमन आई। देखते हैं ह्यूमन आई में क्या है, बहुत सारे टॉपिक्स है, डिफेक्ट्स ऑफ द आइज भी है इसमें, उसे हम एक एक करके कराते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन आई करने जा रहे हैं हम लोग 10th क्लास फिज़िक्स में ह्यूमन आई। एक हम लोग रफली डायग्राम बनाते हैं ह्यूमन आई का। क्या दे रखा है, ये जो हमारा ह्यूमन आई है उसके अंदर में एक लेंस रहता है, और ये जो लेंस होता है ह्यूमन आई के अंदर वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर में एक इस तरह से हमारा आई का एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ फाइबर्स यानी कि नर्व्स लगे होते हैं, इसे हम लोग ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। ये ब्रेन में जाता है, इसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल नर्व्स। ठीक है ना, ये ब्रेन में कनेक्ट रहता है। ये जो लेंस है, ये यहाँ पे कुछ मसल्स है, इसको हम लोग कहते हैं सिलियरी मसल्स। सिलियरी ऐसे मसल से ये कनेक्ट होता है, ये लेंस सिलियरी मसल से। हम बायोलॉजी के टीचर नहीं है, इसलिए हमारे डायग्राम में थोड़ा फर्क आएगा, तो जैसा भी है समझने के लिए एक पॉइंट बना रहे हैं हम लोग। सिलियरी मसल्स है, इसको हम बोलते हैं सिलियरी मसल्स। ठीक है, यहाँ पे एक तरह का लाइट जो इंटेंसिटी, सिलियरी मसल्स जो ना, अभी बताऊंगा क्या फंक्शन होता है। एक इसके ऊपर, आँख के ऊपर हम लोग देखेंगे इस तरह का एक मस्कुलर पार्ट होता है जो नीचे से भी और ऊपर से भी इस तरह से लगा रहता है। देखेंगे हम लोग, यहाँ पे होता है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऐसे बीच पे इस तरह का। ठीक है ना, ये यहाँ पे मसल जो ना स्टिक रहता है इस तरह से, इससे हम लोग बोलते हैं आइरिस। आइरिस, ठीक है ना, ये आइरिस कहलाता है। ठीक, इसके ऊपर जो ना एक तरह का कर्व पार्ट होता है इस तरह से, जो हमारे ऊपर जो लगा हुआ है इस तरह से, इसको हम लोग कॉर्निया के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा हमें बड़ा बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, समझने के लिए इसे कहते हैं हम लोग कॉर्निया। कॉर्निया, ठीक है। और ये जो बीच में होल टाइप का है, इसे क्या बोलते हैं, ये जो होल है यहाँ पे इस तरह, इसे जो बीच से डायरेक्ट लेंस में दिख रहा है, इसे पीपिल बोलते हैं। पीपी बोलते हैं। ठीक है ना, आगे दे रखा है इसमें, अगर हम लोग जो लाइट जाता है इसमें, तो लाइट जाने के बाद बहुत सारे वो है, लाइट जाता है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये लाइट को कन्वर्ज करता है, ये इसका सेंटर है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये कन्वर्ज करने के बाद इमेज को यहाँ पे बनाता है, इस सेक्शन को हम लोग बोलते हैं रेटिना, जहाँ पे इमेज बनता है। ठीक है ना, ये रेटिना कहलाता है। ठीक है ना, ये मेन पार्ट्स के नाम बता रहे हैं हम लोग, और उसका फंक्शन बताएंगे, ये रेटिना कहलाता है। यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट भी आता है, ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनता है, ब्लाइंड स्पॉट भी आता है। ठीक है ना, तो ये कुछ मेन हमें फिजिक्स के हिसाब से डायग्राम बनाए, बाकी बायोलॉजी के हिसाब से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से जो हमें बताना है फिजिक्स के लैंग्वेज में, उसके हिसाब से ये ह्यूमन आई का एक रफ डायग्राम हो गया इसमें। इनके अलग अलग पार्ट्स हैं, इन अलग अलग पार्ट्स को अगर काम को मैं पहले बताता हूँ, कौन सा पार्ट्स कौन से फंक्शन को करता है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं लिखाता भी रहूँगा इसको। ये दे रखा है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या करता है कि ये कॉन्वेक्स लेंस को कभी वो स्ट्रेच कर देता है, कभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। क्या होता है कि जब भी कभी हम लोग धूप में जाते हैं, अपने घर के अंदर से बाहर निकलते हैं, तेज़ धूप होता है, तो हम लोग आँखें ऐसे कर लेते हैं छोटी सी। ठीक है ना, तो ये छोटे बड़े जो होते हैं, ये सिलियरी मसल्स की वजह से ऊपर नीचे कराते हैं। कभी दाएं ऐसे घुमाना हो, बाएं घुमाना हो, इस तरह से करना हो। ठीक है ना, तो सिलियरी मसल जो ना इस लेंस को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे घुमाने, ऐसे घुमाने के काम में आता है ये। लेकिन वो जो अभी हम लोग अंदर कमरे से बाहर निकले थे, तो वहाँ पे जब गए तो बाहर में सन का लाइट का इंटेंसिटी बहुत होता है, लाइट का इंटेंसिटी बहुत होता है, उतना इंटेंसिटी
को कम करने के लिए हम लोग थोड़ा सा ऐसे आंखों को छोटा कर लेते हैं। तो ये जो आइरिस है ये नीचे आ जाते हैं और लाइट को कम जाने देते हैं आंख के अंदर, ठीक है ना। उससे इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है, कितना जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा आंखों में लाइट जाएगा ना तो उसमें भी देखना मुश्किल हो जाता है, आंखों को रोशनी में प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे दे रखा है ये आइरिस, ये सॉरी ये पीपल है, पीपल एक पार्ट है, डायरेक्ट जाता है हमारा और उसे से लाइट होते हुए रेटिना लेंस पे जाता है उससे, ठीक है। और ये कॉर्निया है, ये अपर पार्ट है, ये कॉर्निया जो अपर पार्ट कहलाता है, जो इसको कवर करके रहता है, इस लेंस को, आइरिस मसल को कवर करके रखता है। हम लोग ऊपर से देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। और बिल्कुल जो हम लोग जैसे आँख खोदे हो बिल्कुल बीच में एक काला होता है, बीच में एक काला होता है सेंट्रल पार्ट में, वो हमारा पीपल होता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट जो ना सीधा चला जाता है और लाइट रुकता नहीं है, रिफ्लेक्ट करता नहीं है। तो जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा वो पार्ट बिल्कुल डार्क हो जाता है, तो ऐसे बिल्कुल सेंट्रल डार्क दिखता है हम लोग आँखों में, ठीक है ना। और ये हमारा आइरिस की वजह से इतना पार्ट कवर रहता है तो इतना थोड़ा डार्क वो दिखता है हमें, और इस तरह से। तो जो मेन लाइट का ये ह्यूमन आई का ये स्ट्रक्चर हो जाता है हमारा। इसमें जो है फोकल लेंथ, ये कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ से हम लोग पावर निकालते हैं, क्या फोकल लेंथ से हम लोग पावर निकालते हैं। लेकिन हमारे ह्यूमन आई का जो फोकल लेंथ है टाइम के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे हम लोग कभी लेफ्ट राइट ऊपर नीचे छोटा बड़ा कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से फोकल लेंथ वेरी करते रहता है। लेकिन जितना मैक्सिमम फोकल लेंथ होगा उसके हिसाब से मैक्सिमम ह्यूमन आई की जो प्रॉपर्टी है, सॉरी ह्यूमन आई का जो पावर है वो 4 डायोप्टर होता है। अब मैं थोड़ा सा एक एक टर्म को डिफाइन करता हूँ और डेफिनेशन कर देने के बाद वो हम 4 डायोप्टर कैसे पावर होता है उसे हम बताते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ये तो कॉर्निया जो ना एक कवर्ड पार्ट है, इसका फंक्शन कॉर्निया इट प्रोटेक्ट द आइज, ठीक है ना। कॉर्निया प्रोटेक्ट द आइज, ये आइज को पूरे को सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। एंड टू कीप इट मॉइस्चर, कॉर्निया को मॉइस्चर रखने, सॉफ्ट रखने के लिए हमारा एक आईलिड होता है, ये वाला जो आईलिड है ना, ये ऐसे हम लोग थोड़ी देर तक रखेंगे, ऐसे थोड़ी देर में सूखने लगता है। कौन सूख रहा है? कॉर्निया सूख रहा है। फिर हम लोग ऑटोमेटिकली ऐसे बंद करके फिर उसको सॉफ्ट करते हैं। तो ये जो ऊपर नीचे का ढक्कन है इसको, ठीक है ना, इसको आईलिड बोलते हैं, आँख का ढक्कन। तो इसको कवर करके रखता है और इसको सॉफ्ट करने के लिए बराबर इसको सॉफ्ट या फिर डस्ट को रिमूव करने के लिए, जैसे हमारे कार के ऊपर वाइपर होते हैं ऐसे ही हमारे आँख का ये वाइपर है, ये आँख को प्रोटेक्ट करके रखता है, सॉफ्ट करके रखता है और डस्ट को हटाते रखता है। इंसेक्ट वगैरह या कोई भी चीज़ होता है उस सबको साफ करता है, इससे आँख को प्रोटेक्शन बहुत मिलता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखें फंक्शन देखते हैं हम लोग आइरिस का। आइरिस का काम क्या है, ठीक है ना। आइरिस ये क्या करता है, हमने बताया था कि जैसे हम लोग कमरे से बाहर तेज लाइट धूप में जाते हैं तो उसमें इसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है और मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो क्या हम लोग बोलेंगे इसको, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं इट कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंटर इनटू आइज, ठीक है ना। आँख में जो लाइट इंटर करता है उसकी इंटेंसिटी को ये कंट्रोल करता है, कितना जाना चाहिए, कितना बुकी है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमें कंट्रोल करता है। इसमें आगे समझ में आइए, आइरिस का हो गया। सिलियरी मसल्स क्या करता है, सिलियरी मसल्स टू एडजस्ट द फोकल लेंथ टू सी द ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस। जैसे मान लो ये चीज़ बहुत करीब है तो इसके हिसाब से हमें आँख का लेंस का फोकल लेंथ ऐसा होना चाहिए जो ये देख ले। अब वहाँ पे चीज़ है तो उसके हिसाब से लेंस को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि उस चीज़ को देख सके। या बहुत करीब है कोई चीज़ ऐसे देखना चाहते हैं तो हमारे आँख का लेंस उसको एडजस्ट करेगा अपने आप को। तो इसको एडजस्ट करने के लिए टू एडजस्ट इट हेल्प टू एडजस्ट द फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट पे फोकस करने में हेल्प करता है सिलियरी मसल्स। तो यहां मैं लिख रहा हूं सिलियरी मसल्स, ठीक है ना। इट एडजस्ट द फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, it adjusts
द आइज कर लीजिए, आइज टू फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट्स, टू सी इट क्लियरली, टू सी इट क्लियरली। ठीक है, सिलियरी मसल्स का ये फंक्शन है। इट एडजस्ट द आइज टू फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट्स टू सी इट क्लियरली। कोई चीज़ करीब है दूर है उसके हिसाब से, नियर एंड फार ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये आँख के लेंस को एडजस्ट करता है ताकि हमें दिखाई दे सके। सिलियरी मसल्स का हो गया। आइरिस का हो गया। कॉर्निया तो प्रोटेक्ट करता है, इट प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट। और ये उसके बाद पीपल है। पीपल इज अ पाथ थ्रू विच लाइट इंटर इनटू आइज। पीपल अगर हम लोग लिखते हैं पीपल, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ पीपल, द पार्ट ऑफ आइज थ्रू विच लाइट इंटर इनटू इट, ठीक है ना। पीपल जो है ना पार्ट है जिससे लाइट उसके अंदर इंटर करता है। बताते हैं इसके अंदर दो पिगमेंट्स भी होते हैं, ठीक है ना, लाइट्स का पिगमेंट। जैसे यहाँ पे रेटिना है, रेटिना पे इमेज बनता है, जो इमेज यहाँ बनेगा रेटिना पे उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा वो लाइट के चैप्टर में हमने पूरा बताया है। क्या बताया लाइट के चैप्टर में कि ये यहाँ पे जाके फोकस, यानी कि ये ऐसे कन्वर्ज कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग फोकल लेंथ बोल सकते हैं, ठीक है ना, फोकल लेंथ बोल सकते हैं। अब ये जो डिस्टेंस है क्या देखा गया, अब दूसरे तरीके से हम लोग बताएंगे इसको। इसको होता है फार पॉइंट, नियर पॉइंट। दो टर्म और होते हैं, फार पॉइंट, नियर पॉइंट। तो फार पॉइंट द मैक्सिमम डिस्टेंस, इसको मैं मिटा देता हूँ इसको, ये तो आप लोग लिखते रहेंगे। फार पॉइंट कैसे डिफाइन करते हैं? फार पॉइंट द maximum distance to which our eyes can see, ठीक है ना। इट इज infinity for human eyes। क्या मतलब हुआ कि कोई चीज़ हम लोग देखते हैं तो कितना मैक्सिमम दूरी तक देख सकते हैं, उसको हम लोग फार पॉइंट बोलते हैं। और उसका जो वैल्यू है ह्यूमन आई के रेस्पेक्ट में, उसका जो वैल्यू लेते हैं इन्फिनिटी लेते हैं। ये फार पॉइंट हो गया। एक होता नियर पॉइंट, यानी कितना, जैसे कोई चीज़ है करीब 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 करीब, और कितना करीब तक हम लोग आराम से देख सकते हैं। क्या, कितने करीब की चीज़ को बहुत आराम से देख सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं नियर पॉइंट, ठीक है। तो नियर पॉइंट का डेफिनेशन दे रखा है, नियर पॉइंट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम आईज up to which an object can be seen without stress or strain, ठीक है ना। जो सबसे कितने करीब के चीज़ को हम लोग आराम से देख सकते हैं, कोई यहाँ पे स्ट्रेस ना हो, स्ट्रेन ना हो, क्योंकि बहुत करीब करके इसे पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे दर्द होने लगता है, थोड़ी देर के बाद यहाँ दर्द होने लगेगा, तो इसमें दबाव पड़ता है, आंखों के लिए बहुत नुकसान करता वो, ठीक है ना, आंखों के लिए बहुत नुकसान करता है। तो कितना डिस्टेंस पे रखा जाए कि आराम से हम पढ़ सकते हैं, और जितनी देर तक चाहे बगैर किसी पेन के, किसी स्ट्रेस स्ट्रेन के हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और वो दे रखा है ह्यूमन आई के लिए, उसका वैल्यू दे रखा है, इट इज़ 25 सेंटीमीटर फॉर ह्यूमन आई, इट इज़ 25 सेंटीमीटर फॉर ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर
ये डिस्टेंस होता है जहाँ पे कोई भी स्ट्रेस या स्ट्रेन नहीं होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इट इज ऑल्सो नोन एज distance of distinct vision। ये हमें डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहलाता है, 25 सेंटीमीटर। कितनी बात सुनिए। तो ये जो लेंस है, जहाँ पे अगर हम लोग इधर से रखते हैं तो यहाँ से हम लोग यहाँ तक जहाँ रेटिना पे इमेज बनता है, ठीक है ना। अगर हम लोग इधर लेते हैं तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, तो हम लोग फोकल लेंथ काउंट करते हैं। उसको क्या कहते हैं? फोकल लेंथ, ठीक है ना। अब अगर हम लोग पावर ऑफ द ह्यूमन आई निकालना चाहते हैं, क्या चीज? पावर ऑफ द ह्यूमन आई, पावर ऑफ ह्यूमन आई, इसका हमने बताया था कि सिलियरी मसल्स की वजह से वो लेंस जो है ना एडजस्ट करते रहता है, तो फोकल लेंथ वेरी करते रहता है। क्या? फोकल लेंथ वेरी करते रहता है हमारा ह्यूमन आई का। लेकिन जो मैक्सिमम फोकल लेंथ आता है वो 25 सेंटीमीटर आता है, क्योंकि वहाँ के जो चीज़ है बिल्कुल जैसे हम लोग कोई चीज़ को बहुत करीब करके देख तो सकते हैं मगर दबाव आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर इधर उधर करके देखे दूर का चीज़ देख सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक तरह का ऐसे खींचना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि 25 सेंटीमीटर पे जब हम लोग किताब पढ़ाई करते हैं किताबों को रख के, तो अगर 25 सेंटीमीटर पे रख के पढ़ेंगे तो बहुत लॉन्ग टाइम तो बहुत ही कंफर्टेबली पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम उससे करीब या दूर करेंगे तो हमारे लिए नुकसान करेगा, क्योंकि एक तरह का सर में दर्द रहने लगेगा अगर ज़्यादा देर तक पढ़ाई कर रहे हैं तो, ठीक है। तो क्या बताए कि पावर ऑफ ह्यूमन आई निकालेंगे तो जो स्टैंडर्ड हमारा जो फोकल लेंथ काउंट करते हैं वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो ये पावर का फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने लाइट के चैप्टर में पढ़ा है, पावर रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा। ये 1 जो है मीटर में लेते थे, अब ये सेंटीमीटर में कर लिया, और ये फोकल लेंथ ये भी सेंटीमीटर में ले लेते हैं। जो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है कैंसिल करेंगे, ये फॉर डायप्टर आ गया, डी फॉर डायप्टर। वहाँ पे भी हम लोगों ने किया है लाइट में, वहाँ टॉपिक से भी कर सकते हैं। तो ह्यूमन आई का जो मैक्सिमम पावर है 4 डायप्टर होता है, इससे कम भी होता है क्योंकि एडजस्ट होता रहता है। तो ये हमारा मैक्सिमम फोकल लेंथ है ह्यूमन आई का। इसके ह्यूमन आई के अंदर बोलते हैं 2 तरह का पिगमेंट्स होते हैं, 2 तरह के पिगमेंट्स होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रॉड्स एंड कॉन्स, ठीक है ना। पिगमेंट ऑफ ह्यूमन आई, पिगमेंट्स ऑफ ह्यूमन आई। इसमें 2 तरह के होते हैं रॉड्स, ये एक तरह का होता है, ये कोन्स, ठीक है ना। ये 2 तरह के पिगमेंट्स होते हैं। रॉड जो है ना इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मैनेज करने में हेल्प करता है, इंटेंसिटी, टू कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टू कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है ना। रॉड्स का हेल्प करता है। जैसे कभी तो डिम लाइट में जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, रात में चलो लाइट चली गई, तो अभी लाइट बिल्कुल ख़त्म हो गया, कोई लाइट का सोर्स नहीं है, तो अंधेरा हो जाएगा, फिर हमें दिखाई भी नहीं देगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर हमें थोड़ा थोड़ा सा हल्के हल्के से दिखने लगता है, धुंधला सा दिखने लगता है। कहीं से भी लाइट का सोर्स होगा, वो लाइट आ रहा होगा, उस लाइट में भी हमें दिखने लगता है। उतना क्लियर तो नहीं दिखता मगर डिम सा दिखता है, ठीक है ना। तो वो बताते कि जो रॉड्स है वो इंटेंसिटी, जैसे ज़्यादा लाइट है, ज़्यादा इंटेंसिटी है, जैसे 2 बल्ब जल रहा है, 4 बल्ब जला दिए तो बहुत लाइट की इंटेंसिटी हो जाएगी। तो उस वक्त फिर रॉड्स एक्ट कर रहा होगा कि 4 लाइट की उतनी इंटेंसिटी में कैसे दिखना है। फिर 4 में से 2 कम कर दिया या 1 कम कर दिया, मान लो लाइट चले गए, सब बुझ गया, खाली 1 बल्ब है जो इन्वर्टर से चलता है, तो वो इन्वर्टर की लाइट में थोड़ा डिम हो जाएगा इंटेंसिटी, फिर उसमें आँख को एडजस्ट करेगा कि कैसे चीज़ को देखे, ठीक है ना। तो जो इंटेंसिटी वेरी करेगा वो हमारा उसको कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा रॉड्स। और कोन्स जो होते हैं ये कलर्स को मैनेज करते हैं, यानी कलर को देखने में हेल्प करते हैं। जैसे इतनी सारी किताबें पढ़े या कोई भी
कलर होता है, तो उस कलर को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है कोन्स, ठीक है ना। सो इट हेल्प्स, ये मिटा देता हूँ, इससे दिखेगा नहीं, ग्रीन कलर से दिखता नहीं। इट हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश द कलर, ठीक है ना। कलर को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है कोन्स, ठीक है ना। तो रॉड्स एंड कोन्स होते हैं और वो हमें अपना अपना एक कलर वर्क करते हैं कलर्स को और एक इंटेंसिटी को मॉनिटर करने में। आगे दे रखा एक परसिस्टेंस ऑफ लाइट या परसिस्टेंट ऑफ इमेज, एक टॉपिक है, वो हम बताते हैं उसको। परसिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है ना। परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या मतलब हुआ कि जैसे हम लोग कभी स्टेशन पे जाते हैं, ठीक है ना, स्टेशन पे जाएंगे तो बहुत सारी ट्रेनें आती है, वो रुक जाती हैं, लेकिन बहुत सारी ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं होता है, बहुत सारे ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं होता, तो उसका अनाउंसमेंट भी नहीं होता कौन ट्रेन आ रही है। खाली ये होता है कि यात्रीगण ध्यान दें, ठीक है ना, यात्रीगण ध्यान दें, थ्रू ट्रेन आने वाली है, कृपया दूरी बना के रखें, ठीक है ना, ये से अनाउंसमेंट आता है, लेकिन ट्रेन का नाम नहीं बताते, ठीक है। अब मान लो हम स्टेशन पे खड़े हैं और ट्रेन जा रही है, उसके बोर्ड लगे रहते हैं, देखा तो होगा, बोर्ड लगे रहते हैं कि ये ट्रेन है, इतना नंबर है। अब मैं उसको ट्रेन को पढ़ना चाह रहा हूँ, कौन सी ट्रेन है, अरे चली गई, फिर बोर्ड आया, अगला वाला बोर्ड, फिर चली गई। तो ऐसे ही हम लोग पढ़ना चाहते हैं मगर वो पढ़ नहीं पाते, ठीक है ना, पढ़ नहीं पाते, क्योंकि वो इतना तेज़ी से अल्फ़ाबेट निकल जाते हैं, जो लिखा हुआ लेटर है वो इतना तेज़ी से निकल जाता है कि वो हम उसको देख नहीं पाते और देख के रीड नहीं कर पाते, तब तक वो निकल जाता है। तो हमें किसी लेटर को या किसी चीज़ को देखना और एक सर्टेन टाइम तक उसको दिमाग में रुकना, अगर वो रुक जाएगा उतने टाइम तक तो हम लोग पहचान जाएंगे क्या लिखा हुआ है, तो वो परसिस्टेंट ऑफ विजन कहलाता है। मीन्स द मिनिमम टाइम up to which the object should be retained in the it should be in front of eyes so that we can identify what is this। यानी कम से कम एक सर्टेन टाइम होना चाहिए कि उतनी देर तक वो ऑब्जेक्ट मेरे आंख के सामने रहेगा तो मैं फ़ौरन देख के पहचान जाऊंगा ये क्या है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं परसिस्टेंट ऑफ विजन, यानी कि आपके कोई चीज़ आपके दिमाग में कितनी देर तक रुकना चाहिए। तो क्या देखा गया है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा हो, जैसे मोशन होता है, कोई भी चीज़ मोशन में है, अगर चल रहा हो तो विद 1/16 सेकेंड तक अगर वो आपके आंख के सामने रहे, कितना 1/16 सेकेंड, अगर 1/16 सेकेंड तक वो आपके आंख के सामने रहेगा तो आप पहचान जाएंगे ये क्या लिखा हुआ है। और इससे अगर फास्ट जाएगा तो आप पहचान नहीं पाओगे कि क्या लिखा हुआ है। तो कम से कम टाइम 1/16 सेकेंड तक वो हमारे आंख के सामने रहना चाहिए। जैसे कोई लेटर जा रहा है, ऐसे गया, वो इतना तेज गया कि 1/16 से कम में निकल गया वो, तो हम नहीं पहचान पाए क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर ट्रेन हल्की हल्की जा रही है, जैसे स्टॉपेज तो नहीं है मगर फिर भी चली जा रही है, स्लो थोड़ा चली जाए, तो हम लोग पढ़ लेते हैं ये वाली ट्रेन जा रही है, रुकी स्टॉपेज नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि वो स्लो हो जाते हैं और 1/16 सेकेंड से कम तक वो लेटर हमारे आँख में आता है, ठीक है ना। तो 1/16 सेकेंड मिनिमम टाइम है, इतने टाइम से कम तक, यानी इतने टाइम तक अगर वो कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा तो हम लोग समझ सकते हैं ये क्या चीज़ है। इससे और कम टाइम हो जाएगा तो हम लोग नहीं देख पाएंगे क्या लिखा हुआ है। कितनी बात में, तो ये परसिस्टेंट ऑफ विजन कहलाता है। परसिस्टेंट द मिनिमम टाइम अप टू विच अ लेटर और ऑब्जेक्ट शुड बी विजिबल सो दैट इट कैन बी आइडेंटिफाइड, ठीक है ना। कोई चीज़ या कोई लिखी हुई चीज़ इतनी देर तक मिनिमम टाइम तक हो ताकि हम उसे देख के हम लोग समझ सके कि ये क्या लिखा या क्या चीज़ है, उसी को हम लोग परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं। आमतौर पे फिल्में होती है, फिल्म तो देखा होगा जो सिनेमा हॉल में होता है, तो अगर हमारा एक फ़ोटो ऐसे आया 1/16 सेकेंड के लिए तो हमें वो लेटर दिखेगा, फिर एक बार 1 सेकेंड के बाद तो फिर वो दूसरा लेटर दिखेगा, लेकिन हम चाहते हैं कंटिन्यू दिखे ऐसे, ये कंटिन्यू, जैसे फिल्मों में होता है ना, तो हीरो भाग रहा है तो हीरो फिल्म में थोड़ी भाग रहा होता है, वो तो वहाँ पे जहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा होता है वहाँ पे हीरो भाग रहा होता है। तो क्या होता है कि वो पिक्चर जो है ना, जैसे हम लोग मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो फोटो लेता है, लेकिन उसकी टाइम इतनी कम है कि हम जो भी एक्शन कर रहे हैं ऐसे वो उतने कम टाइम का भी लेकर और सबको कंटिन्यू कर दिया है। तो क्या देखा गया कि अगर 1 सेकेंड में
24 पिक्चर्स चले 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 24 पिक्चर ऐसे चलाएंगे ना तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है ना। जैसे हमारा वीडियो से चल रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है तो ऐसा लगेगा कि कंटिन्यू मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वो उतना फास्ट है, उसमें देखेंगे 1 मिनट का होता है, 1 सेकंड का होता है, सेकंड के बाद भी 1 सेकंड आता चल रहा होता है। तो वो क्या होता है कि 1 सेकंड में 24 पिक्चर्स बना के आगे बढ़ाते रहता है, ताकि 1 सेकंड में जब 24 पिक्चर्स जाएंगे तो ऐसे लगेगा कि वो कंटिन्यू चल रहा है, वो कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो कंटिन्यू लगेगा, कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। जबकि मैं बीच बीच में आज कुछ रिकॉर्ड करूँगा, कल कुछ रिकॉर्ड करूँगा, परसों करूँगा, लेकिन अगर मिला दूंगा तो ऐसा लगेगा सब कंटिन्यू चला जा रहा है, लेकिन वो 24 घंटे बाद का रिकॉर्डेड है। या फिल्मों में जितनी फिल्में बनाई जाती है उसमें ऐसा ही होता है, ठीक है, कि वो छोटे छोटे इवेंट्स जैसे डायलॉग बोलना होता है या फिर मेकअप होता है। अब देखते हो एक ही डायलॉग में या एक ही गाने में कितने ड्रेसेस आ जाते हैं, कितने ड्रेसेस, कितने लोकेशंस चेंज हो जाते हैं, लेकिन हम लोग गाना देखते हैं तो लगता है ये तो गाना चल रहा है, कंटिन्यू लगता है, लेकिन वैसा नहीं है। एक शूटिंग कहीं और होती है, दूसरी शूटिंग कहीं और होती है, उसको कंटिन्यू करके जोड़ देते हैं तो ऐसा लगता है कि वो कंटिन्यू है। तो कितना, इफ 24 पिक्स आर 24 पिक्स पर सेकेंड, 24 पिक्स per second are moving, then it seems moving object, seems moving picture, moving pictures, ठीक है ना। 1 सेकेंड में अगर 24 पिक्चर को कंटिन्यू चलाया जाए, कंटिन्यूअस, तो ऐसा लगेगा वो रनिंग कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। ये भी एक प्रोसीजर विजन नहीं, मगर इसी में ये एक टॉपिक है हमारा, इसकी बात आती है। यहाँ तक समझ में आ रहा, आगे चलते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक का, इसमें दूसरे कैरेक्टरिस्टिक करते हैं ह्यूमन आई का। आगे दे रखा है इसमें, देखिए कि इतने सारे तो पॉइंट समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक रेटिना है, रेटिना पे इमेज बनता है हमारा, ठीक है, और ये जो है ना ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट है, ये ब्रेन से ब्रेन में जाता है, ठीक है ना। ब्रेन में हमारा मेमोरी है, ये जो सिग्नल जाता है, ये सिग्नल जो है ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी जिस तरह से करंट 1 सेकंड में करंट का स्पीड होता है, ऐसे ही ये ऑप्टिकल नर्व से जो चलता है। जैसे हम लोग देखो हमारे बॉडी में कितने नर्वस सिस्टम है, अगर पैर में कोई छुएगा फौरन ब्रेन को पता चलेगा, पैर हटा लेंगे ऐसे, तो उसका स्पीड इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रिक सिग्नल के स्पीड से चलता है, बहुत उसकी स्पीड होती है, ठीक है ना। इवन समझिए लाइट के जैसे स्पीड होता है उस तरह के स्पीड से चलता ही है। तो ये जो हम लोग कोई भी चीज़ देखते हैं, इसका जो इमेज है फ़ौरन ब्रेन में जाता है। देखिए जैसे हम लोग कभी इधर देखते हैं, फ़ौरन देखा, फिर आया, फिर वो रिटर्न गया, इतने जल्दी। जैसे मान लो हम कहाँ पे हैं, दिल्ली स्टेशन पर उतरे, बहुत भीड़ है वहाँ पे, मैं नया नया दिल्ली स्टेशन पे उतरा हूँ, मुझे अपने जगह को जाना है, जहाँ पे भी जाना है, और उसने कोई आदमी पहचान में नहीं आ रहा है। एक आदमी अचानक से, एक लड़का या आदमी मुझे दिखा और मुझे जानने वाला था, तो कितना फास्ट रिएक्शन, मैंने जब देखा तो फ़ौरन उसे पहचान गया, अरे ये तो ये है। मेरे दिमाग में, मैंने उसके पहले से उसका मेमोरी था, हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया और पता चल गया कि ये दोस्त है या दुश्मन है। फिर हमें उससे हमारा एक्सप्रेशन बदल जाता है, बॉडी का, फेस का एक्सप्रेशन बदल जाता है, ठीक है ना। तो कितना फास्ट एक्ट करता है, रिसीव करना सिग्नल को, फिर उसके हिसाब से बॉडी को मैसेज देना, बॉडी उसी या फेस उसी तरह से रिएक्शन देना, बहुत ही फास्ट सिग्नल चलता है इस तरह से। तो ऑप्टिकल नर्व जो है ना एक बहुत ही फास्ट सिग्नल देता है, और इसके बाद ये ब्रेन में जाता है। ब्रेन में क्या है हम लोग जानते हैं, हमारा मेमोरी होता है। हम लोग बहुत सारे पिक्चर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी मेरे ब्रेन में बना हुआ है, ठीक है ना, सिर्फ उसको देखेंगे और पहचान जाएंगे। लेकिन बहुत सारे पिक्चर ऐसे हैं जैसे जो हम लोग जानते हैं, जैसे अजनबी आदमी है हमारे सामने से गुजरेगा, हम नहीं पहचानते और ना हम उसके बारे में कुछ जानते हैं। लेकिन कोई हमारा जानने वाला, जैसे आप गुजरोगे, कैसे भी बाइक से भी गुजर रहे होगे, तब भी पहचान लेगा, अरे ये तो जा रहा। फिर बहुत सारे जो आपके कैरेक्टर है फ़ौरन रिकॉल हो जाए कि ये है, इसकी ये फीचर है, ये नेचर है, ये रिलेशन है, सब कुछ हम याद आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो मेमोरी में स्टोर होता है हमारे। और जिनके बारे में नहीं जानते, हमारा मेमोरी ब्लैंक होता है, वो हमारे नज़र से जाए, हमारे सामने खड़ा होगा, हाँ थोड़ी देर के लिए समझेगा कि ये आदमी मेरे सामने खड़ा है, पता नहीं क्या बात है, लेकिन हम पहचानते नहीं उसको। तो हमारे दिमाग के अंदर इस तरह से चलता रहता है। तो ये हमारे आँख जो ह्यूमन आई, इस तरह से एक फिज़िक्स के हिसाब से जो बॉडी के पार्ट्स हैं, यानी ह्यूमन आई के जो पार्ट्स हैं, वो कैसे काम करते, क्या करते हैं। अब आगे चलेंगे हम लोग, अगला जो टॉपिक दे रखा जो हम लोग करेंगे, ये आँखें हमारी जो है हम लोग देखते हैं तो कुछ समझते हैं,
कुछ समझते हैं, इससे पहले भी बताया था, कुछ समझते हैं तो कुछ ख्वाहिश होती है, कुछ चाहत होती है, फिर चाहत के पीछे भागते हैं और फिर कुछ बनने या करने की कोशिश करते हैं, फिर कोशिश करते हैं, कामयाबी मिलती है, नाकामी मिलती है, फिर यूं ही ज़िंदगी चलती रहती है, क्योंकि हमारा देखना एक ड्राइविंग पावर है, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे नहीं तो हम उसके पीछे भागेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन क्या है कि वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ बहुत सारे आँखों के प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है ना, आँखों में बहुत सारी परेशानियां आने लगती है। तो अगला जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो है डिफेक्ट्स ऑफ आइस, पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन ह्यूमन आई में अगला टॉपिक है। मतलब अब तक जो कराया था उसमें ये पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है वो समझा रहे हम। कल मैंने पिछले क्लास में हम लोगों ने ये बहुत सारे टर्मिनोलॉजी बताया था। अब तक जो हम लोगों ने क्लास में किया बहुत सारे ह्यूमन आई से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी कराया है। अब देखते हैं अगला टॉपिक है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। क्या बताया, जैसे हमारा नॉर्मल आई है जब रिलैक्स्ड होता है, रिलैक्स का मतलब जब हम लोग स्ट्रेस में नहीं होते, या फिर कभी ऐसा था ना किताब को बहुत करीब करके ऐसे पढ़ते हैं तो ऐसे हमारा आईलिड बहुत खुला रहता है, ठीक है। तो नॉर्मल अगर स्ट्रेस में रहेंगे, नॉर्मल में जब रहेंगे तो उस वक्त हमारे आई का फोकल लेंथ बढ़ जाता है। क्या होता है, हमारा जो लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस दिखा था ना कल, अब उसकी क्लास में कॉन्वेक्स लेंस जो है उस वो जो लेंस है उसका थिन हो जाता है जब रिलैक्स फेज में रहते हैं। उस वक्त कॉन्वेक्स लेंस थिन हो जाता है, फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। जब हम लोग नॉर्मल कंडीशन में रिलैक्स कंडीशन में होते हैं तो, और जब कभी हम लोग किताब को करीब ला के ऐसे पढ़ते हैं तो उस वक्त हम लोग क्या होता है स्ट्रेस में थोड़ा सा होते हैं। तो जब स्ट्रेस में होते हैं या फिर अपने आँख तक, जैसे हमारा डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कल बताया था हमने, अगले पिछले क्लास बताया था, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है हमारे ह्यूमन आई का, 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो जब डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो वो एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे हमारा आँख जो है ना नॉर्मल कंडीशन में है, ना स्ट्रेस है ना स्ट्रेन है, कोई भी यहाँ पे इस तरह का कोई पेन नहीं होता। लेकिन उससे अगर करीब कर ले तो फिर हमारे यहाँ पे दर्द रहने लगेगा, दर्द होने लगेगा थोड़ी देर के बाद। तो जब उस तरह से करते उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस फेज या कॉन्ट्रैक्ट। तो बोला क्या कि जब कभी हम लोग सिलियरी मसल्स, यहाँ पे होता ना सिलियरी मसल्स, डायग्राम में दिखाया था, सिलियरी मसल जब खींचता है तो स्ट्रेस डेवलप करता है। जब स्ट्रेस डेवलप होता है तो उस वक्त जो है ना लेंस थिक हो जाता है। अगर करीब की चीज़ देखना हो ऐसे तो वो आँख का जो फोकल लेंथ था, फोकल लेंथ तो बड़ा था, यहाँ तक था फोकल लेंथ, या यहाँ तक जितना 25 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होता है जब रिलैक्स कंडीशन में होता है। लेकिन जब हम लोग उसको करीब ला के ऐसे, तो वो क्या करता है सिलियरी मसल्स खींच कर उसको लेंस को मोटा कर देता है, फोकल लेंथ को कम कर देता है। क्या करता है, लेंस लेकिन थिक हो जाता है, फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाता है, फिर उसको ऑब्जेक्ट पे फोकस करता है, ऑब्जेक्ट पे फोकस करके ये करीब की चीज़ को भी हम देख पाते हैं। कितनी बात में। तो दो सिचुएशन है, एक जब दूर के ऑब्जेक्ट को अगर रिलैक्स फेज में रहते हैं, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, तो उस वक्त इन रिलैक्स्ड फेज, रिलैक्स फेज, ठीक है, आई लेंस बिकम्स थिन। थिन जो होता था ये पहला है, और उसके बाद उसी साथ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीजेस। आंख के जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाता है। इन रिलैक्स फेज में दे रखा है। इन स्ट्रेस, ठीक है ना, स्ट्रेस और स्ट्रेन, ठीक है ना, आई लेंस becomes thick, ठीक है, and eye length becomes thick, focal length
of eye lens decreases. ये जो हमारा स्ट्रेस इंस्टेंट कब होता है? when object is close to eye, ठीक है ना? जब ऑब्जेक्ट आंख के करीब होता है तब ये स्ट्रेस स्ट्रेन पड़ते हैं. when object is at normal distance, ठीक है ना? अगर ऑब्जेक्ट नॉर्मल डिस्टेंस पे है या नॉर्मल आई कंडीशन में है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में, रिलैक्स कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में, उस वक्त हमारा आई लेंस जो है ना हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि लेंस जो है ना थिन हो जाता है. और जब चीज़ ऑब्जेक्ट करीब हो जाता है बहुत ऐसे, तो उस केस में हमारे तो यहाँ स्ट्रेस स्ट्रेन होता है. लेकिन फोकल लेंथ जो है ना डिक्रीज कर जाता है, आई लेंस थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है. जैसे यहाँ पे अगर हम लोग डायग्राम बना के दिखना चाहें तो यहाँ पे जो डायग्राम है, यहाँ पे नॉर्मल आई का लेंस मान लो ऐसे है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसे है. लेकिन जब स्ट्रेस में आएंगे तो ये हमारा ऐसे आईज हो जाएगा, ऐसे थिक हो जाएगा ये, ठीक है ना? तो इस तरह से ये थिक हो जाएगा. और इसका फोकल लेंथ, यहाँ पे फोकल लेंथ तो ऐसे जाके यहाँ पे कहीं पे था, यहाँ पे कहीं पे मिल रहा था, यहाँ पे फोकल लेंथ. लेकिन इस केस में क्या होगा, ये यहाँ से जाके फोकल लेंथ ऐसे यहाँ पे करीब आ जाएगा ये, ठीक है ना? तो इसका फोकल लेंथ इसमें नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे दूर पड़ता है, फोकल लेंथ बढ़ जाता है. लेकिन इस वाले में कंडीशन में फोकल लेंथ घट जाता है. अब ये फोकल लेंथ यहाँ घट गया, यहाँ फोकल लेंथ बढ़ गया. अगर पावर ऑफ लेंस निकालना चाहेंगे तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है? P इज इक्वल टू, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ, 1/f. तो यहाँ पे फोकल लेंथ ज़्यादा होता है नॉर्मल कंडीशन में, तो पावर कम होगा. बात समझ रही है? और अगर फोकल लेंथ यहाँ पे कम है तो पावर ज़्यादा हो जाएगा. तो क्या समझ में आया कि इसमें जो पावर ऑफ द लेंस चेंज होते रहता है, वैरी करते रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम होते रहता है, ठीक है ना? कभी ज़्यादा कभी कम होते रहता है. ये इसी वेरिएशन को, क्योंकि हमारे ह्यूमन आई में ये टेंडेंसी है, ये एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है इसकी, कि वो अपने आँख के फोकल लेंथ को वैरी करा सकता है, पावर को एडजस्ट कर सकता है, नियर एंड फार ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपने आँखों में एडजस्टमेंट ला सकता है. इसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन. क्या बताया पावर ऑफ एकोमोडेशन का डेफिनेशन अगर लिखना चाहें? पावर ऑफ एकोमोडेशन का डेफिनेशन लिखते हैं, द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, is called power of lens, power of accommodation. ठीक है ना? पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन. ये बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आई जब रिलैक्स फेज में होता है तो फोकल लेंथ घटता या बढ़ता है, या स्ट्रेस फॉर्म में तो फोकल लेंथ घटता बढ़ता है. इसका बहुत कॉमन क्वेश्चन आते रहता है ये, ठीक है ना? ह्यूमन आई का कम से कम कितने डिस्टेंस तक इजीली देख सकता है? कम से कम कितने डिस्टेंस तक, मिनिमम डिस्टेंस टू विच ह्यूमन आई कैन सी विदाउट एनी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड इट्स वैल्यू इज 25 सेंटीमीटर. ठीक है ना? सो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, और मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच ह्यूमन आई कैन सी
विदाउट एनी स्ट्रेस और स्ट्रेन is called distance of distinct vision. Distance of distinct vision, and its value is 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर। एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस कितना दूर तक देख सकता है? नॉर्मल आई कैन सी द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू इंफिनिटी। ठीक है, नॉर्मल आई हैज इट्स फार पॉइंट का मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस, फार पॉइंट at its far point of infinity. ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में इंफिनिटी तक देख सकते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस दूर तक का और करीब का 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। ठीक है, ये दे रखा हमारा। ये तो नॉर्मल आइज के हो गए। ह्यूमन आई के से बहुत सारे और दूसरे प्रॉब्लम भी आते हैं, उसको हम कहते हैं डिफेक्ट्स ऑफ आइज। तो हम लोग डिफेक्ट ऑफ आइज देखते हैं कौन कौन सा डिफेक्ट ऑफ आइज होते हैं, वो करने जा रहे हैं। मिटा दे इसे। डिफेक्ट्स ऑफ आइज ह्यूमन बुक, जो कॉमन डिफेक्ट्स हमारे कोर्स के हिसाब से जो दे रखा है वो दे रखा है। पहला डिफेक्ट दे रखा है मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस मायोपिया। दूसरा दे रखा है हाइपर मेट्रोपिया और फार साइटनेस। एंड तीसरा दे रखा है हमारे प्रेस बायोपिया। ठीक है ना, ये 3 डिफेक्ट हमारे कोर्स के हिसाब से दे रखा है। देखते ये मायोपिया क्या होता है। ठीक है, मायोपिया और शॉर्ट साइटनेस। नाम से समझ में आ रहा है इस पे, मायोपिया शॉर्ट साइटनेस। ये करीब के, इसमें क्या बताया, करीब की चीज तो दिखता है, दूर की चीज नहीं दिखता। ठीक है, मायोपिया में करीब का चीज दिखता है, दूर का चीज हमें नहीं दिखता है। यानी सर्टेन डिस्टेंस तक का चीज तो हमें दिख जाता है, उसके बाद क्या वो हमें चीज दिखाई नहीं देता है। फिर उसके लिए हमें कुछ उसके स्पेसिफिक हमें लेंस लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग पहले इसको एक डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। ये डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। एक नॉर्मल आई है, ठीक है ना, ये हमारा नॉर्मल आई है। यहाँ से कोई, जैसे नॉर्मल आई में कोई बात नहीं, फिर ये लाइट आता है, ये हमारा रेटिना पे आके इमेज बन जाता है। ठीक है, नॉर्मल आइज में। ठीक, नॉर्मल कंडीशन में देखते हैं। ठीक, लेकिन अगर हमें डिफेक्ट होगा मायोपिया का, तो यही चीज जो हमारा करीब का जो चीज है वो तो ठीक दिख रहा होगा, करीब का चीज ठीक दिखेगा हमें, लेकिन जब दूर का कोई चीज आ रहा होगा तो उसका जो है ना इमेज कुछ इस तरह से बनता है। तो जैसे कोई दूर से चीज चला रहा है, इसका लाइट आ रहा है ऐसे, तो इसका जो इमेज है ना हमें यहाँ पे कहीं पे बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा? ये रेटिना से पहले बन जाएगा। ये रेटिना पे नहीं जाएगा, यहाँ रेटिना है पर यही इन इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो डिफेक्ट मायोपिया के डिफेक्ट में इमेज कहाँ बन जाता है? इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना से पहले बन जाता है। अब इसको रेटिना तक ले जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लेंस, कॉन्केव लेंस, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस इस लाइट को, रेस को डाइवर्ज कर दे, थोड़ा दूर करके फिर कन्वर्ज कराएंगे। ये कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है, लेकिन पहले हम इसको डाइवर्ज कर दे, थोड़ा सा दूर कर दे, फिर उसके बाद कन्वर्ज करेंगे,
तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा आई लेंस है, ये हमारा आई का जो फिगर है इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग एक कॉनकेव लेंस लगा लेते हैं कि ठीक है ना, कॉनकेव लेंस इस तरह से। वो क्या करता है, जो लाइट आ रहा होता है उसको ये डाइवर्ट कर देता है ऐसे, कॉनकेव लेंस। फिर ये डाइवर्ट जब कर देता है इधर, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस फिर ये कन्वर्ट करा देता है दोबारा से ये रेटिना पे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये दूर के जो लाइट आते हैं उसको एक कॉनकेव लेंस डाइवर्ट करके, और फिर कॉन्वेक्स लेंस जो ह्यूमन आई का लेंस है वो फिर उसको कन्वर्ट करके रेटिना पे पहुंचा देता है और फिर हमें दिखाई देने लगता है। लेकिन इसका जो कॉनकेव लेंस का कितना पावर होता है डिपेंड करता है कि आपको कितने दूर तक ऐसे नॉर्मल कंडीशन में दिखाई दे रहा है, उसके बाद से दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसी हिसाब से उस लेंस का पावर लेंगे हम लोग। तो मायोपिया का या शॉर्ट साइटनेस का डिफेक्ट को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं हम लोग, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। तो टू रेक्टिफाई द myopia, a concave lens is used, a concave lens of suitable focal length depending upon the problem, is used, ठीक है ना। प्रॉब्लम कितना है उसी के हिसाब से एक सुइटेबल फोकल लेंथ का कॉनकेव लेंस यूज कर लेते हैं इसको रेक्टिफाई करने के लिए। अब इसको देखा क्या, इतना समझ में आ गया। ये हमारा हम लोग ने रे डायग्राम से बना दिया। सबसे आसान तरीका इसमें ये है कि मायोपिया में करीब की चीज़ तो हमें फिर नॉर्मल आई में जैसे दिखता है, करीब का वो दूर का वो सब दिख जाता है, लेकिन डिफेक्ट होगा तो करीब का चीज़ तो ठीक रेटिना पे बन जाता है, दूर के चीज़ का इमेज रेटिना से पहले बन जाता है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। उसको दोबारा से रेटिना पे ले जाने के लिए हम लोग एक कॉनकेव लेंस लगाते हैं जो डाइवर्ट करता, पहले डाइवर्ट कर देता रेज को, फिर वो जो ह्यूमन आई है इटसेल्फ जो कॉन्वेक्स लेंस है वो लेंस कन्वर्ट करके जितना उसका पावर है उसे कन्वर्ट करके फिर रेटिना में पहुंचा देता है और फिर इस तरह से हमें दिखाई देने लगता है। इसका एक रिलेशन दे रखा है कि हमारा जो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ये जो कॉनकेव लेंस यूज करते हैं इसका कितना फोकल लेंथ होना चाहिए, ठीक है ना, तो तभी तो जाके हमें रेटिना में पड़ेगा। तो हम लोग उसका फोकल लेंथ का एक रिलेशन दे रखा और वो हम बता रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या बताया कि पहले हम लोग चश्मे की दुकान पे जैसे ऑप्टिकल डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑप्थोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो आँख के डॉक्टर होते हैं, तो हम लोग जाते हैं तो पहले वो बैठाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि ये कितना दिख रहा है, ये साफ दिख रहा है, ये दिख रहा है, फिर लेटर के साइज़ को कम करते जाते हैं। पहले बड़ा लेटर रखते हैं, फिर छोटा लेटर करते हैं, फिर कुछ और छोटा लेटर करते हैं, फिर उसको उस हिसाब से रीडिंग लेते हैं, कितना छोटा ये रीड कर लेते हैं, कितना, फिर उनका वो दूरी पता रहता है, वो डिस्टेंस पता होता है कि कितने दूरी पे ये चीज़ रखा हुआ, उसी हिसाब से वो रीडिंग लेते हैं कि इनके कितने दूर तक ये देख सकते हैं, ठीक है ना, कितने दूर तक। जैसे मान लो यहाँ से 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा, 30 या 35 सेंटीमीटर के बाद की चीज़ हमें दिखाई नहीं देता। तो मान लो एक 50 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो जब उसको 50 सेंटीमीटर का चीज़ हमें दिखाई देता, वो लेंस जो लगाएंगे हम लोग, वो लेंस करता क्या है, वो लेंस आखिर करता क्या कि हमें दिखाई देने लगता है। वो जो कॉनकेव लेंस है उस ऑब्जेक्ट का जो 50 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, जैसे हमें कितना दूर तक दिखाई दे रहा है, मान लो 50 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर मैक्सिमम दिखाई दे रहा है, उसके बाहर नहीं दिखा है, तो वो हमारा फार पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, हाँ, मतलब अगर हमने 40 सेंटीमीटर 50 मान लो 50 सेंटीमीटर पे दिख रहा है, उसके बाद नहीं दिखता, लास्ट 50 पे दिखता है, तो ये हमारा फार पॉइंट है नॉर्मल आइज का, नॉर्मल आइज का हमारा फार पॉइंट है, उसके आगे नहीं दिखता, उसके आगे तो बिल्कुल बकेरा हो जाता है। तो वो जो लेंस लगाते हैं, वो जो इन्फिनिटी से जो या उसके बाहर का कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज इस तरह से बनाता है कि वो हमारे आंख से और 50 सेंटीमीटर के बीच में कहीं पे आ जाए। क्या वो जो इमेज को उस तरह से ऐसे बनाते हैं कि वो 50 सेंटीमीटर का जितना दूर कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका इमेज हमें वो जो हम 50 सेंटीमीटर देख पाते हैं या 40 सेंटीमीटर उसके बीच में वो ऑब्जेक्ट पहुंचा दे उसका, यानी वो लेंस उस ऑब्जेक्ट को वहां पहुंचा दे।
फिर हम वो अपने नॉर्मल आई से देख लेते हैं। क्या हम लोग नॉर्मल आई से देख लेते हैं। अब हमें कॉनकेव मिरर में कॉन्वेक्स लेंस में रे डायग्राम कैसा होता है वो मैं बताता हूँ। पहले मैं फोकल लेंथ का कि इसका फोकल लेंथ कितना होगा वो हम उसको निकाल के दिखाते हैं कैसे लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक रिलेशन है इसका, ठीक है। क्या बताया कि मान लो हमारा ये हमारा नॉर्मल आई का यहां तक हम लोग देख पाते हैं नॉर्मल आई से, यहां तक मान लो ये हमारा फार पॉइंट हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फार पॉइंट। यहाँ के ऑब्जेक्ट हमें बिल्कुल बिल्कुल सही दिखता है, ये ऐसे इमेज आता है, ये रेटिना बिल्कुल सही बन जाता है, मगर इसके बाद का नहीं बनता, इसके बाद का नहीं बनता, ठीक है ना। ये हमारा फार पॉइंट होगा, जितना भी हो 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, ये हमारा फार पॉइंट कहलाता है, ठीक है। अगर हम लोग कॉनकेव लेंस लेंगे तो क्या करता है ये, कॉनकेव लेंस का तो रे डायग्राम तो देखा ही होगा, ठीक है ना। कॉनकेव लेंस ये हम लेते हैं इस तरह से, ठीक है ना। जब कोई ऑब्जेक्ट यहां से है, ठीक है ना, कोई इससे बाहर का कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो ये जो लाइट है ना ये इधर से कन्वर्ज हो जाएगा, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इधर तो कहीं मिलेगा नहीं, तो इसका हम लोग इमेज बनाएंगे तो पीछे हम लोग खींच के लाएंगे। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं, इसको हमें ये पीछे खींच के लाएंगे और इसको भी हम लोग पीछे खींच के लाएंगे, तो यहाँ पे हमें रिफ्लेक्टेड रेखा यहाँ पे इमेज बनेगा। तो ये जो भी ऑब्जेक्ट था ये कॉनकेव लेंस की वजह से उसका एक वर्चुअल इमेज यहाँ बनने लगा, कि वो डाइवर्ज कर देता कॉनकेव लेंस। तो जब ये यहाँ कर देता है तो ये हमारे जो इस लेंस के और इससे बीच में आ गया कहीं पे, और ये हमारा नॉर्मल आई देख सकता है, अपने आप से देख सकता है, ठीक है ना। तो लेंस बेसिकली आंख का कुछ करता नहीं, आंख में सिर्फ जो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं दे पा रहा वो उतने एक सर्टेन लिमिट के बाहर वाला, उसके इमेज को ला के जहां से हमें दिखता है, जहां तक हमें दिखता है उसके बीच में रख देता है, और वो फिर हमें अपना नॉर्मल आई से हमें दिखाई देने लगता है। कितनी बात में। तो ये जो चश्मा जो हम लोग लगाते हैं वो क्या करता है, हमारे आंखों को कुछ नहीं करता, सिर्फ जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज ऐसे पोजीशन पर ला कर रख देगा जहां से हमें दिखने लगता है, वो अपने नॉर्मल आई से ही दिखता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। कितनी बात में। तो हमने ये मान लिया कि ये जो है ये हमारा फार पॉइंट है, ये फार पॉइंट जो है ना एक्स है, यहाँ से यहाँ तक, इसके बाहर दिखता नहीं है। ये जो हमारा लेंस लेंगे, हमें इसका इमेज यहाँ बना दे या यहाँ बना दे कोई बात नहीं, तो इस लेंस का फोकल लेंथ जो होगा, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस हमने ले लिया f, ठीक है ना, फोकल लेंथ का f ले लिया, ये नेगेटिव वैल्यू होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारा कॉनकेव लेंस का नेगेटिव वैल्यू आता है। एक ऑब्जेक्ट रखा हमने इधर कहीं पे भी रखा है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना लेंगे हम लोग, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग इसको इधर हम लोग इन्फिनिटी ले लेते हैं, इन्फिनिटी u इज इक्वल टू इन्फिनिटी ले लेते हैं, क्योंकि इधर कहीं से भी रखो इन्फिनिटी काउंट होगा, क्योंकि फार पॉइंट हमारा यहीं पे है, इसके अंदर दिख जाएगा, इसके बाहर तो दिखता नहीं, तो ये हमारा फार पॉइंट हो गया, ठीक है ना। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज कहाँ बनना है हमें, इमेज v इज इक्वल टू एक्स। कितनी बात सुनी, v इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे यहाँ तक बीच में कहीं बन जाए, मैक्सिमम यहाँ तक बन जाए हमारा, ठीक है। तो इसको हम लोग अरेंज करते हैं, लेंस फॉर्मूला यूज करें, यहाँ से लेंस फॉर्मूला जानते हैं, पिछले एक चैप्टर में पढ़ा था लेंस फॉर्मूला, -1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f, ठीक है ना। यहाँ पे u कितना लेंगे हम लोग, -इन्फिनिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसके बाहर कहीं पे भी इन्फिनिटी काउंट होगा, तो -इन्फिनिटी कर दिया, प्लस v की जगह पे क्या लेंगे x, यहाँ पे इसका इमेज बनना चाहिए यहाँ तक या यहाँ पे बनना चाहिए, इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। ये 1/इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं 0 हो जाता है ये, ठीक है। तो 1/x इज इक्वल टू 1/f एंड f इज इक्वल टू x के बराबर, यानी इस लेंस का
कॉन्केव लेंस जो यूज़ करेंगे उसका फोकल लेंथ कितना होना चाहिए, फार पॉइंट के बराबर होना चाहिए। जितना हमारा फार पॉइंट है यानी मैक्सिमम कितना दूर तक देख पाते हैं नॉर्मल आई से, वही फोकल लेंथ भी काउंट हो जाएगा। उस लेंस का जो कॉन्केव लेंस बनाया जाएगा उसका फोकल लेंथ भी उतना ही लेंगे। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू फार पॉइंट। कितनी बात समझ में आई? किसी आदमी का फार पॉइंट है मान लो 35 सेंटीमीटर, तो हम लोग कॉन्केव लेंस यूज करेंगे, उसका फोकल लेंथ कितना, 35 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ जो है कॉन्केव लेंस का माइनस में आता है, नेगेटिव साइन कन्वेंशन बताया था ना, तो नेगेटिव में आता है, तो पावर ऑफ द लेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा। पावर जो है पावर इज इक्वल टू 1/f यूज करेंगे, जब ये नेगेटिव यूज करेंगे तो पावर भी नेगेटिव में आएगा। हमने उस लेक्चर में बताया है कि कॉन्केव का नेगेटिव पावर होता है, नेगेटिव में दिखाते हैं डायोप्टर यूनिट होता है, और कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव दिखाते हैं डायोप्टर, जितना ही पॉजिटिव उतना डायोप्टर होता है। तो हमारे जो चश्मा लगाते हैं, अगर बोलेंगे आपके चश्मे का पावर कितना है, माइनस में 0.5 का मतलब माइनस का मतलब कॉन्केव लेंस यूज हो रहा है, और कॉन्केव लेंस का मतलब ये है कि आपको मायोपिया है। मायोपिया का मतलब ये है कि आपके करीब का तो दिखता है, आपका नॉर्मल है, दूर का नहीं दिखता है। यानी चश्मे के पावर से हम आपके डिफेक्ट को बता सकते हैं कि क्या है, और प्लस ये है कि फोकल लेंथ यहाँ पे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कितना समझ में आई ये हमारा मायोपिया का ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट रिलेशन। इसके बाद आएगा हमारा हाइपरमेट्रोपिया।